Okay, good morning to once again all of you. I am going to share the screen of chapter 3 question answer. Okay. कल आप लोग जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे वो लोग ले लीजिएगा अगर जिसको जरूरत है, ठीक है। बाकी आप लोग के सामने क्वेश्चन जो है वो सारा पुटअप किया हुआ है। जो क्वेश्चन छूट जाएगा आज के क्लास के बाद वो उसको देखेंगे, अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिल पाएंगे। अगर स्कूल खुल जाएगा तो जैसा रूटीन है अगर वही रहेगा तो फिर तो क्लास में मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा है स्कूल खुल जाए ताकि आप लोग को सामने बैठ के पढ़ने में मजा आए, ठीक है। तो आप लोग का क्वेश्चन ये सब हो चुका था, देख लीजिए। जिसको जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ जगह मैंने लिख दिया सीधे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ना, सी इन एक्सप्लेनेशन, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, उसी में आपको इसको देखना है, ठीक है। इसे जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए वो अपना स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन 2 भी हो गया था हम लोग का, ठीक है। क्वेश्चन 3 भी हो गया था, क्वेश्चन 4 भी हम लोग का हो गया था। एक दो क्वेश्चन आपकी बुक से इसमें से छूटे हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं क्या है छूटा हुआ, हमको बुक में से देख लेते हैं। आपका ये भी हो गया था 5 भी कि व्हाट आर द रीजन व्हाई व्हाई द बैंक्स माइट नॉट विल टू लेंड टू सर्टेन बोरोवर्स। वो क्या कारण है कि जो बैंक है कुछ बोरोवर्स को लोन नहीं देना चाहता है, उसके पीछे भी कुछ कारण है, तो वो कारण यहाँ पे लिखना था आपको, ठीक है। वो रीजन लिखना था कि क्यों जो है बैंक कुछ बोरोवर्स को लोन नहीं देना चाहता। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। किन तरीकों से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकों को सुपरवाइज करता है। क्लियर है? किन किन तरीकों को यूज करता है, तो इसमें मैंने लिखा है देखिए यहाँ पे कि राइट अबाउट द वेज फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ आरबीआई। जो मैंने आपको आरबीआई का फंक्शन समझाया था उसमें वो तरीका लिखा हुआ है कि कैसे जो है आरबीआई बैंकों के फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है। वो जो आरबीआई का फंक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें ये सारा चीज ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको अलग से नहीं लिखा है। आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा ठीक है, और अगर किसी को चाहिए जो नहीं ले पाया तो बोलिए, मैं इसको बैक कर देता हूँ तो आप ले सकते हैं। रिप्लाई कीजिए जल्दी इस क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स जल्दी रिप्लाई कीजिए, यस और नो। किसी को चाहिए इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन तो हम बैक करेंगे, वरना फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए आगे एक और चीज पूछा है, व्हाई इज दिस नेसेसरी। ये जो फंक्शन, जो आरबीआई का जो फंक्शन है, ये आरबीआई का जो तरीका है बैंक को कंट्रोल करने का, बैंक को सुपरवाइज करने का, क्यों जरूरी है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, इट इज नेसेसरी टू मॉनिटर द बैंकिंग सिस्टम। ये क्यों नेसेसरी है? टू मॉनिटर द बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, टू मेक बैलेंस बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर्स एंड ऑल्सो टू कीप कंट्रोल ऑन द बैंक्स। मॉनिटर, ये जो बैंकिंग सिस्टम पे मॉनिटरिंग करना, बैंकिंग सिस्टम पर आरबीआई के द्वारा मॉनिटरिंग करना क्यों जरूरी है, उसके पीछे ये आप नेसेसरी बता सकते हैं कि ताकि अगर आरबीआई सुपरवाइज करेगा, मॉनिटरिंग करेगा बैंकिंग सिस्टम पे, तो इससे क्या होगा, डिपॉजिटर्स और बोरोवर के बीच में बैलेंस बना रहेगा, और इसी के साथ साथ बैंक की हर एक एक्टिविटी पे या बैंक के ऊपर आरबीआई अपना कंट्रोल रख सकता है। क्लियर है? ये आपका इसमें बस इतना नेसेसरी में आपको लिखना है, व्हाई इज दिस नेसेसरी। मतलब ये जो ऊपर में जो क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक, इसका जो है आपको इसी के लिए पूछा गया, व्हाई इज दिस नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया, ये इस कारण से नेसेसरी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन हम लोग को देखना है, क्रेडिट का क्या रोल होता है डेवलपमेंट में। क्लियर है? एक क्रेडिट का क्या रोल होता है डेवलपमेंट में, हम देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कुछ क्वेश्चन यहाँ छूट छूट भी रहा होगा, वेट कीजिएगा।
जिसको यहाँ पे जब तक स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। देखिए ये 4-5 पॉइंट है जिसके आधार पर हम क्रेडिट का रोल जो है डेवलपमेंट में देख सकते हैं। क्रेडिट का क्या रोल है वो हम डेवलपमेंट में देख सकते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, वी कैन एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट बाय द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ डिफरेंट पर्संस हु कुड बी एबल टू डेवलप देमसेल्फ बाय टेकिंग लोन। अलग अलग पर्संस का एग्जांपल देके हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि कैसे जो है लोग, अलग अलग लोग जो है फायदा उठाते हैं लोन लेकर। ठीक है, जो अलग अलग सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग लोन लेते हैं और कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? तो पहला पहला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट, बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट आपसे बोला जा रहा है, बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट द फार्मर्स कुड बी एबल टू परचेज डिफरेंट इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, सीड्स, मशीन, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। अगर क्रेडिट का हेल्प लेते हैं फार्मर्स, ठीक है, अगर फार्मर क्रेडिट का हेल्प लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो अपने लिए जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे वो सीड्स हो, ये सब चीजें वो खरीद कर अपना प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा दूसरा पॉइंट है, बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट, जिनकी तरफ से आवाज आ रहा है वो थोड़ा सा आवाज को कंट्रोल करना है, वरना हमको यहाँ से वेट करना पड़ेगा। क्या लेना है रे? म्यूट करना ही पड़ेगा। हमको पता है तुम क्या लेने आए, तो ब्लैक पेन लेने आया होगा और उनको। चलिए म्यूट हो गया। अब सब जिसको जरूरत होगा हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है, बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट अ ब्लैक स्मिथ कुड बी एबल टू परचेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स सच एज आयरन, मशीन एक्सेट्रा। एक जो ब्लैक स्मिथ होता है वो भी क्रेडिट के आधार पर क्या कर सकता है, क्रेडिट लेने से, क्रेडिट कहीं जहां से वो क्रेडिट ले रहा है वहां से क्रेडिट लेने पे वो अपने लिए क्या कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स खरीद सकता है, जैसे आयरन हो गया, मशीन हो गया एक्सेट्रा। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट ट्रेडर्स कुड बी एबल टू एक्सपेंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो भी क्रेडिट के हेल्प से अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट एन एजुकेटेड पर्सन कुड बी एबल टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसको भी क्रेडिट का हेल्प मिल सकता है, वो भी क्रेडिट लेकर अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है और उसमें फिर अपना वो जो जो हम लोग बात करते हैं सेल्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करने का, तो वो कर सकता है वहां पे। लास्ट पॉइंट इसमें है, बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट अ बिजनेसमैन कुड बी एबल टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। एक क्रेडिट लेकर बिजनेसमैन भी जो है वो अपना बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है। मतलब यहाँ पे ये चीज क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल दे दिया है कि कुछ लोगों का एग्जांपल देके मैंने समझाया कैसे जो है क्रेडिट का एक रोल होता है डेवलपमेंट में। तो अलग अलग 5 एग्जांपल मैंने यहाँ दे दिया, इससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे क्रेडिट जो है डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, मानव नीड्स अ लोन। मानव, एक कोई लड़का है, मानव नीड्स अ लोन टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। Manav needs a loan to set up a small business. On what basis will Manav decide whether to borrow from the bank or the money lender? Discuss. ठीक है, आपको यहाँ पूछा गया है कि वो मानव, कोई लड़का है, वो छोटा कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता है, उसके लिए उसको लोन चाहिए। तो जो लोन चाहिए उसको, तो उसको वो कैसे डिसाइड करेगा कि वो लोन कहाँ से ले, बैंक से ले या मतलब फॉर्मल सेक्टर से ले या इनफॉर्मल सेक्टर से, वो कैसे डिसाइड करेगा? यही चीज हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो हमें यहाँ पे वही सारे वो बता देना है कि ऑन द फॉलोइंग बेसिस मानव विल डिसाइड वेदर टू बोरो लोन फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम द मनी लेंडर। ये 5 जो पॉइंट दिया है, इसके आधार पर मानव डिसाइड करेगा कि उसको लोन कहाँ से लेने में अच्छा रहेगा। वो लोन फॉर्मल सेक्टर से ले कि इनफॉर्मल सेक्टर से ले। बैंक आपका फॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल हो गया
मनी लेंडर आपका इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट्स के आधार पर मानव डिसाइड। अदिति, आपके क्वेश्चन का जवाब बाद में देंगे, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने दीजिए। अदिति, आपका क्वेश्चन जो है उसका जवाब, इस क्वेश्चन को कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिए, फिर उसका जवाब देंगे। ऑन द फॉलोइंग बेसिस मानव विल डिसाइड वेदर टू बोरो लोन फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम द मनी लेंडर। ये 5 पॉइंट के आधार पर जो है मानव डिसाइड करेगा कि वो लोन कहाँ से ले, फॉर्मल सेक्टर से ले या इनफॉर्मल सेक्टर से ले। क्लियर है? तो पहला पहला पॉइंट इसमें आता है अमाउंट रिक्वायर्ड। अमाउंट रिक्वायर्ड, उसको कितने पैसे की जरूरत है। अब जिसको 1000, 2000, 50,000 की जरूरत होगा वो फॉर्मल सेक्टर का चक्कर काटेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। छोटा अमाउंट जनरली लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ले लेते हैं। क्लियर है? तो अमाउंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप लोन कहाँ से लेंगे, ये डिसाइड करने के लिए कि आप लोन कहाँ से लेंगे। मानव को छोड़िए, कोई भी पर्सन अगर लोन लेना चाहता है तो सबसे पहले वो देखता है कि हमें कितने पैसे की जरूरत है। अगर पैसा छोटा हो तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि बैंक का जो प्रोसेस है उसमें कौन जाएगा, हमको तो थोड़ा सा पैसा चाहिए, कुछ दिन के लिए चाहिए। कुछ दिन, मैंने टाइम को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, अभी अमाउंट पे ही रहने दीजिए। हम लोग थोड़ा सा पैसा है तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगा तो हर आदमी पहले फॉर्मल सेक्टर की ओर जाना चाहेगा, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। दूसरा है टाइम पीरियड। अभी मैंने बताया था टाइम पीरियड बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि आपको कितने समय तक लोन रखना है। अगर आपको मान के चलिए 1 दिन के लिए लोन चाहिए तो आप बैंक जाइएगा, 10 दिन के लोन चाहिए तो बैंक जाइएगा ना, 1 महीने के लिए भी आप नहीं जाइएगा। जब आपको लंबे टाइम पीरियड के लिए लोन रखना है तो आप फॉर्मल सेक्टर की ओर मूव कीजिएगा, वरना आप कोशिश कीजिएगा कि हम इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन ले लें, क्योंकि वहां से जल्दी मिल जाता है बिना ज्यादा प्रोसेस के। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं। जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो आप कितना बर्डन ले सकते हैं अपने ऊपर इंटरेस्ट का, ये भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या दे सकते हैं। अगर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है तो ऑफ कोर्स आपको फॉर्मल सेक्टर की ओर मूव करना पड़ेगा। बट अगर आपको लगता है कि भैया हमको कम समय के लिए चाहिए और चाहे जितना भी अमाउंट हो, अगर थोड़ा अमाउंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा अमाउंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें 15 दिन के लिए चाहिए तो चलो 10% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े तो हम दे के इनफॉर्मल सेक्टर से ले लेंगे। मगर जब आपको ज्यादा टाइम के लिए चाहिए होता है तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनफॉर्मल सेक्टर का है वो महंगा पड़ जाएगा, इसलिए आपको किधर मूव करना होगा, फॉर्मल सेक्टर की ओर मूव करना होगा। नेक्स्ट आता है प्रोसीड्यूर ऑफ लोन अरेंजमेंट। प्रोसीड्यूर ऑफ लोन अरेंजमेंट मतलब जो आप लोन लेने जा रहे हैं उसका प्रोसीड्यूर क्या है। वही चीज आ गया यहाँ पे बात की तरीका, मतलब क्या क्या तरीका आपको फेस करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, उस चीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि प्रोसीड्यूर क्या है, तरीका क्या है, लोन अरेंजमेंट का क्या तरीका है। जैसे फॉर्मल सेक्टर से अगर मैं लोन लेने जा रहा हूँ तो उसका प्रोसीड्यूर कैसा है, कहीं ज्यादा टफ तो नहीं है। अगर ज्यादा टफ होगा तो बहुत लोग टफ प्रोसीड्यूर को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो लोग सोचते हैं चलो इजिली जहां से मिल रहा है वहां से ले लो। यहाँ पे ये हो गया। और लास्ट पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन, जैसे आप फॉर्मल सेक्टर के पास गए तो वो क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन बोल रहा है उस लोन के लिए, तो अगर आप उस टर्म्स ऑफ कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आपको वहां से लोन नहीं मिलेगा, आप दूसरे इनफॉर्मल सेक्टर की ओर चले जाएंगे। ठीक है? और अगर टर्म्स ऑफ कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप ज्यादातर कोशिश लोग करते हैं कि फॉर्मल से ले, क्योंकि वहां पे पैसा बहुत, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत कम लगता है, इसी के चलते लोग वहां जाना चाहते हैं। ठीक है? ये आपके ये वो तरीके हो गए जिसके आधार पर मानव जो है डिस्कस करेगा कि इसको लोन कहाँ से लेना है, अब मानव सोचेगा क्या करना है उसको। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ द फार्मर और स्मॉल फार्मर। इंडिया का अगर बात करें तो भारत में 80% फार्मर ऐसे हैं जो कि स्मॉल फार्मर के रूप में जाने जाते हैं। हु नीड्स क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन। उनको क्या चाहिए? क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। अब इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। ठीक है? इसी स्टेटमेंट के बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। पहला क्वेश्चन है व्हाई माइट बैंक बी अनविलिंग टू लेंड द स्मॉल फार्मर। ठीक है? जो बैंक होते हैं वो क्यों नहीं चाहते हैं स्मॉल फार्मर को लोन देना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें सिंपल है, क्या है देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। द बैंक्स अनविलिंग टू लेंड स्मॉल फार्मर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जो बैंक होते हैं वो अनविल क्यों होते हैं, मतलब उन क्यों नहीं चाहते हैं छोटे फार्मर को लोन देना, तो उसके पीछे 3 कारण यहाँ आपको दिया हुआ है। देखिए पहला कारण है
they are not able to provide proof of their income. They are not able to provide proof of their income. ये जो स्मॉल फार्मर होते हैं वो अपने इनकम का प्रूफ नहीं दे पाते हैं, इसके चलते जो बैंक है या जो आपका क्या फॉर्मल सेक्टर है वो इसको जो स्मॉल फार्मर को लोन नहीं देना चाहता। दूसरा पॉइंट है दे आर नॉट एबल टू सबमिट कोलैटरल एज अ गारंटी। जो छोटे फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर होते हैं, वो कोलैटरल भी नहीं जमा कर पाते हैं, क्योंकि बैंक बिना कोलैटरल के आपको लोन नहीं देता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कोलैटरल नहीं होता है ज्यादा उन लोगों के पास जो स्मॉल फार्मर होते हैं, तो इस कारण से बैंक उनको लोन नहीं देना चाहता। नेक्स्ट पॉइंट है नोबडी कम फॉरवर्ड एज अ गारंटर फॉर द स्मॉल फॉर द फार्मर। देखिए जब आप फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं ना, या बैंक से जब लोन लेते हैं, तो हाँ एक गारंटर भी बनाना पड़ता है कि आपका गारंटी कौन लेगा कि आप लोन चुकाइए कि नहीं चुका पाइएगा। इसका गारंटी को कोई गारंटर आपका बनना चाहिए, बिना गारंटर के आपको लोन नहीं मिलेगा। तो स्मॉल फार्मर के लिए कोई आगे नहीं आता गारंटर बनने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण से बैंक जो है स्मॉल फार्मर को लोन नहीं देता। ये 3 कारण आप यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, what are other sources from which the small farmer can borrow? ये फॉर्मल सेक्टर के अलावा और कौन कौन से सोर्सेस है जहां से जो है स्मॉल फार्मर जो है आपको लोन ले सकते हैं? तो सिंपल है, फॉर्मल सेक्टर जब हो गया बैंक, तो अपोजिट में चले जाए इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में आप यहाँ लिख सकते हैं द स्मॉल फार्मर यूज टू टेक लोन और क्रेडिट फ्रॉम मनी लेंडर, ट्रेडर्स एक्सेट्रा। ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। मतलब फॉर्मल सेक्टर में बैंक हो गया, तो अब इसका अपोजिट में जाएंगे तो फिर वही आ जाएगा आपका इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल दे दिए, काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर। कह रहा है कि एक एग्जांपल के आधार पर समझाइए कि कैसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होते हैं वो स्मॉल फार्मर के लिए अनफेवरेबल होते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल आप लोग बनते जानते हैं कि उनके लिए अनफेवरेबल क्यों होते हैं। कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होते हैं वो छोटे किसानों के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए अनफेवरेबल होते हैं, क्यों? यहाँ पे ये चीज बताना है। क्लियर है? तो यहाँ देखते हैं, एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाना है। यहाँ क्या लिखा हुआ, जनरली द फार्मर बोरो द लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, ट्रेडर एक्सेट्रा। ये तो कंफर्म है कि जितने भी स्मॉल फार्मर हैं वो फॉर्मल सेक्टर से जनरली लोन नहीं ले पाते हैं। वो लोग कहाँ से लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से। इनफॉर्मल सेक्टर में चाहे वो मनी लेंडर हो चाहे ट्रेडर्स हो, इन्हीं लोगों से ज्यादातर जो स्मॉल फार्मर है वो लोन लेते हैं। एग्जाम्पल देके यहाँ समझा देते हैं। फॉर दिस क्रेडिट अरेंजमेंट, ये जो लोन का जो यहाँ बात किया जा रहा है, फॉर दिस क्रेडिट अरेंजमेंट दे हैव टू पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो इनफॉर्मल सेक्टर से छोटे किसान लोन लेते हैं, इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता ही है ज्यादा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिए हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया देखिए, ग्रीश चंद्र, यहाँ पे ग्रीश चंद्र अभी इंटर कर रहा है। चलिए आप लोग क्लास में है ना, मैंने उसको एडमिट कर दिया लगता। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल श्यामलाल का यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है। श्यामलाल के बारे में आपको बताया था मैंने स्टोरी में। श्यामलाल हैज टू पे 5% पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द मनी लेंडर। श्यामलाल का एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया कि श्यामलाल जो है 2 तरीकों से लोन लेता है, एक तो मनी लेंडर से लेता है और दूसरी बार में ट्रेडर से लेता है। तो जब वो मनी लेंडर से लोन लेता है तो वो 5% पर मंथ का ब्याज देता है। वहीं जब वो ट्रेडर से लोन लेता है तो 3% पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देता है, बट उसके साथ एक प्रॉमिस वो कर देता है कि जो मेरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो मैं आप ही को बेचूंगा। तो यहाँ भी ये एक तरह से टर्म ऑफ कंडीशन हो गया। तो इस तरह से जो होते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर। तो क्या ये फेवरेबल एग्जाम जो ये कंडीशन है यहाँ पे लोन का श्यामलाल के लिए, वो फेवरेबल है? फेवरेबल तो नहीं है, क्योंकि वो छोटा किसान है। उसके लिए 5% भी अनफेवरेबल है, और यहाँ पे 3% और ये जो प्रोडक्ट देने का जो बात हो रहा है ट्रेडर को, ये दोनों ही उसके लिए अनफेवरेबल है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन इसी में आता है, सजेस्ट सम वेज बाय विच स्मॉल फार्मर कैन गेट चीप क्रेडिट। चलिए अब ये तो हो गया कि ये आपका बैंक लोन देता है, बैंक से नहीं मिलता है तो फिर फार्मर इनफॉर्मल सेक्टर की ओर भागता है। तो अगर इसमें और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सजेस्ट कुछ और ऐसा तरीका बताइए जिससे कि स्मॉल फार्मर को सस्ता क्रेडिट मिल जाए।
तो यहाँ पे मैंने आप लोग को कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ाया था, याद होगा। तो कोऑपरेटिव्स की और अगर बैंक स्मॉल फार्मर अगर मूव करते हैं तो उनको वहां से भी सस्ता क्रेडिट मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ सीधा इसका आंसर लिखा हुआ, द स्मॉल फार्मर कैन गेट चीप क्रेडिट फ्रॉम द किसान कोऑपरेटिव। क्या? किसान कोऑपरेटिव। किसान कोऑपरेटिव नाम का कोऑपरेटिव होता है, उसमें किसान जो है अपने आप को उसमें जोड़ते हैं, अपने आप को मेंबर बनाते हैं। या फार्मर कोऑपरेटिव, दोनों फार्मर्स के लिए होता है। किसान कोऑपरेटिव नाम हो चाहे फार्मर कोऑपरेटिव नाम हो, ये दोनों ही कोऑपरेटिव फार्मर्स के लिए बनाए जाते हैं। फार्मर्स ही इसमें जुड़े रहते हैं और कोई नहीं जुड़ सकता, जो फार्मर होगा वही इसमें जुड़ सकता है। तो यहाँ किसान कोऑपरेटिव और फार्मर कोऑपरेटिव ये दोनों एग्जाम्पल है फार्मर्स के लिए कोऑपरेटिव जो होते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्मॉल फार्मर कैन गेट चीप क्रेडिट फ्रॉम द किसान कोऑपरेटिव्स और फार्मर्स कोऑपरेटिव बाय मेकिंग देमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर कोऑपरेटिव। बैंक के अलावा, इनफॉर्मल सेक्टर के अलावा जो स्मॉल फार्मर हैं वो कहाँ से लोन ले सकते हैं? कोऑपरेटिव से ले सकते हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव किसान कोऑपरेटिव हो चाहे वो फार्मर कोऑपरेटिव हो। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि जो स्मॉल फार्मर है वो अपने आप को उस कोऑपरेटिव का मेंबर बनाए। जब तक वो उसका मेंबर नहीं बनेंगे तब तक उनको वहां से लोन नहीं मिलेगा। पहले उन्हें अपने आप को, जो भी कोऑपरेटिव उनके आसपास में चलता होगा फार्मर से रिलेटेड, वहां पे उनको अपने आप को मेंबर बनाना होगा। जब मेंबर बना देंगे तो फिर वो वहां से लोन ले सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला जो है आप लोग के पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। आप लोग बुक में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स को हम यहाँ पे उतना नहीं लिखे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग को इसमें फिल करना क्या क्या चीज होगा। आप लोगों के पास बुक होगा, बुक में देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं। मेजोरिटी क्या कह रहा है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स जो है, मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ डैश हाउसहोल्ड। क्या कह रहा है? मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द डैश हाउसहोल्ड आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस। मतलब जो क्रेडिट होता है, जो क्रेडिट जो लोन होता है, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है, मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ डैश हाउसहोल्ड। कैसे कैसे हाउसहोल्ड का ज्यादातर क्रेडिट का, मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कैसे हाउसहोल्ड को ज्यादातर क्रेडिट लेने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाना पड़ता है, या कैसे हाउसहोल्ड को ज्यादातर क्रेडिट इनफॉर्मल सेक्टर से मिलता है। यहाँ पे आपको ये लिखना है कि किस प्रकार के हाउसहोल्ड्स को ज्यादातर जो है क्रेडिट इनफॉर्मल सेक्टर से मिलता है। तो यहाँ सिंपल है, पुअर हाउसहोल्ड। किसको? पुअर हाउसहोल्ड। जो गरीब परिवार होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं वहां के ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। जिसने अभी पुअर बताया था, सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज इन डेब्ट बर्डन। डैश कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज द डेब्ट बर्डन। किस प्रकार का कॉस्ट, बोरो का मतलब क्रेडिट का, किस प्रकार का कॉस्ट जो है लोगों को डेब्ट बर्डन में डाल देता है? कैसा कॉस्ट जो है क्रेडिट लेने वालों को बर्डन में डाल देता है, मतलब डेब्ट बर्डन में डाल देता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, कोई बताइएगा तो। कौन बोल रहे हैं देखते हैं। हाई। वेरी गुड आर्यन। क्या होगा? हाई। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, या हाई कॉस्ट जो होता है, वो जो क्रेडिट होल्डर्स हैं उनको डेब्ट बर्डन में डाल देता है। क्लियर है? क्योंकि हम लोग डिस्कस किए थे, कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम कम हो जाता है और रेट ऑफ मतलब रीपेमेंट का वैल्यू जो ज्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, लोग डेब्ट बर्डन में चले जाते हैं। अगला है, डैश इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में करेंसी इशू करता है? ठीक है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डैश। क्या कह रहा है? बैंक चार्ज अ हायर interest rate on loan then what they offer on dash। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डैश।
अगर बैंक जो है ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है तो किसको फिर ऑफर करता है? अगर बैंक इधर से बोरोवर से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा तो किसको उसका बेनिफिट देगा? तो यहाँ ऑफ कोर्स सब बात है, जिससे वो पैसा लेगा उसको ज्यादा बेनिफिट देगा। जिसको पैसा जैसे मान के चलिए कि आप बोरोवर से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे तो फिर डिपॉजिटर्स जो हैं उनको आप पैसा ज्यादा देंगे, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिटर्स को बैंक अपनी तरफ खींच पाए। अगर मान के चलिए कि 10 बैंक है, उसमें जो बैंक डिपॉजिटर को 10 मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा सबसे ज्यादा, उसी के पास ना लोग जाएंगे। मान के चलिए कुछ बैंक 10 में से 5 बैंक 7% दे रहे हैं। सपोज दैट किसी ने 100 रुपए जमा किया और उसके ऊपर उसके पास 100 रुपए के जमा करने के बदले 7% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5 बैंकों के द्वारा, और एक बैंक उसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो कोई भी डिपॉजिटर कहाँ जाएगा? उसी के पास जाएगा जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ हो जाएगा डिपॉजिटर्स। क्या हो जाएगा? डिपॉजिटर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन एंड यूजेज एज अ गारंटी until the loan is repaid to the lender। ये देखिए यहाँ पे एक का डेफिनेशन ही दे दिया है। एक आपने जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ा था उसका डेफिनेशन ही यहाँ पे दे दिया गया है कि वो क्या चीज होता है जो कि बोरोवर के द्वारा ओन किया जाता है और वो तब तक गारंटी के रूप में लेंडर के पास रहता है जब तक कि लोन पूरा रिपेड नहीं हो जाए। तो हम लोग पढ़े थे कोलेटरल के बारे में, तो कोलेटरल इसका आंसर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन आपके बुक का, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इन एसएचजी, जो एसएचजी का हम लोग बात किए थे, इन एसएचजी मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटी आर टेकन बाय, किसके द्वारा लिया जाएगा? 3 ऑप्शन है, बैंक है, मेंबर्स है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसके द्वारा लिया जाएगा? मेंबर्स के द्वारा। वेरी गुड, मेंबर्स के द्वारा डिसीजन लिया जाए। ठीक है, ठीक है। अब मत लिखिए चैट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। जो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट होते हैं उसमें क्या इसमें से नहीं आता है? बैंक्स है पहला, दूसरा है कोऑपरेटिव और तीसरा है एम्प्लॉयर्स। इसमें से कौन नहीं आएगा फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में? इन तीनों में से कौन नहीं आएगा? बोलिए। चैट बॉक्स में लिखा आ गया मैसेज, एम्प्लॉयर्स। क्या होगा? एम्प्लॉयर्स। आंसर होगा एम्प्लॉयर्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ कोई क्वेश्चन छूटा है क्या आप लोग का? देखिएगा तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 13 क्वेश्चन है, 13 के 13 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो बताइएगा। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, दोबारा से एक बार देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, इन सिचुएशन विद हाई रिस्क। एक एक करके चलते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया, इन सिचुएशन विद हाई रिस्क, ये वाला हमने कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये भी मैंने कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, हाउ डू बैंक मेडिएट, यहाँ क्या है, हाउ डू बैंक मेडिएट बिटवीन, ये भी हो गया है। चौथा क्वेश्चन है, लुक एट द 10 रुपी नोट, ये भी हो गया है, हमने कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन भी। फिफ्थ क्वेश्चन बुक में कह रहा है, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। why do we need why do we need to expand formal sources of credit in India। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये बता दिया था। जब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तब मैंने आपको ये बता दिया था कि क्यों जो है ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर को अपना लोन एक्टिविटी इंक्रीज करना चाहिए। ये मैंने आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करते समय बता दिया था, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को मेंशन मैंने नहीं किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ कह रहा है बुक में, what is the basic idea behind the SHGS for the poor, explain in your own words। SHGS को बनवाने के पीछे, SHGS जो गवर्नमेंट ने जब SHGS बनवाने का मतलब ऑर्डर दिया कि आप SHGS फॉर्म कीजिए और उससे पुअर लोग अपने लिए मदद अरेंज कीजिए, तो इसके पीछे क्या रीजन था, आइडिया क्या था? व्हाट इज द बेसिक आइडिया, इसके पीछे क्या आइडिया था SHGS बनाने का? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आराम से। मैंने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में आपको ये भी चीज बताया है कि क्यों SHGS को हम लोग उनको बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था, बोला गया था कि आप SHGS फॉर्म कीजिए और उससे अपना यूटिलिटी को फुलफिल कीजिए, अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट है,
व्हाट आर द रीजन व्हाई द बैंक्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कर दिया है, व्हाट आर द रीजन व्हाई द बैंक नॉट विल टू लेंड सर्टेन बोरोवर, ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज, ये भी क्वेश्चन मैंने यहाँ कर दिया है। जो क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ा है उसको, क्योंकि मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट, ये भी हो गया आपका। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है मानव नीड्स लोन, ये भी हो गया है। उसके बाद आपका है इन इंडिया अबाउट 80%, ये भी हमने कर लिया, और फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने कर लिया, और उसका अगला क्वेश्चन भी कर, मतलब ओवरऑल चैप्टर 3 आपका खत्म हो गया। अब चैप्टर 3 का आपके पास कुछ भी नहीं बचा। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जब हम लोग का होगा तो हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो है सिर्फ चैप्टर 3 ही रहेगा। अब जिनको प्रॉब्लम है चैप्टर 3 से रिलेटेड, दे कैन बी एबल टू आस्क द क्वेश्चन टुडे फॉर टुडे क्लास, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग चैप्टर 4 जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अदिति आपका क्वेश्चन था, पहले आप ही का क्वेश्चन ले लेते हैं। अदिति आपका क्वेश्चन था क्या, कि जो ब्लैक मनी होल्डर होते हैं उनको लोन मिलता है कि नहीं, है ना अदिति? आपका यही क्वेश्चन था, देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन था। अदिति आप सुन रही हैं? आपको अनम्यूट कर रहे हैं। सर ब्लैक मनी वाले लोग लोन ले सकते हैं। देखिए, ब्लैक मनी वाले लोग कोई होते हैं क्या? इसको बोला यस जाता है सर। कि ब्लैक मनी वाले लोग कोई हैं। आप ब्लैक मनी रखिए, आपको कौन देख रहा है कि आपके पास ब्लैक मनी है कि नहीं है? और जिसके पास ब्लैक मनी है लोन लेगा क्यों? जिसके पास काला धन है, जो काला धन बना ही रखा है, जो ब्लैक मनी अपने पास जमा कर रखा है, तो लोन क्यों लेगा? वो तो धड़ाधड़ लोन बांटेगा। वो क्या करेगा, एक इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल बन के वो लोन बांटेगा, क्योंकि उसको उसके पास ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी ऐसे भी वो बैंक में रख नहीं पाएगा। ब्लैक मनी अगर बैंक में रख देगा तो फिर वो ब्लैक मनी रहा कहाँ, फिर तो उसका व्हाइट मनी हो जाएगा। क्योंकि जब ब्लैक आपका बैंक में आपका अकाउंट में वो पैसा चला गया तो फिर तो आपका आप उसके नजर में, आरबीआई के नजर में आ जाएंगे, बैंक की नजर में आएंगे कि आपके अकाउंट में इतना जब आपका पैन कार्ड से सबसे बड़ी बात है कि जो आपका अकाउंट होता है वो पैन कार्ड से लिंक होता है। तो अगर आपका ज्यादा पैसा अकाउंट में आएगा तो वो ऑलरेडी आप हाईलाइट हो जाएगा। तो बैंक ब्लैक मनी कोई बैंक में रखेगा ही नहीं। और जिसके पास ब्लैक मनी होगा वो क्यों लोन लेगा? वो क्या करेगा, अपना पैसा को मार्केट में ही रखेगा, मार्केट में लोगों को बांटते रहेगा, उनसे कमाते रहेगा। ठीक है अदिति? यस सर। तो ब्लैक मनी वाले को तो लोन का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो इसलिए इस क्वेश्चन लोन ले सकते हैं, अगर वो भी चाहेंगे तो लोन ले सकते हैं, बट वो ये नहीं बताएंगे आई एम द ब्लैक मनी होल्डर। वो ये बता के थोड़ी ना लोन लेंगे। ब्लैक मनी मार्केट में रख रहे हैं, उससे उसको बैंक को क्या पता चल रहा है कि इसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है? जब उनका ब्लैक मनी अकाउंट में जाएगा तब ना पता चलेगा। ऐसे आपके पास कितना पैसा है मुझे क्या पता? ये सपोज मैं बैंक बैंक का एम्प्लॉई हूँ, बैंक मैं चला रहा हूँ, आपका मेरे यहाँ अकाउंट है, तो आपके अकाउंट में जितना पैसा है, जितना का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसी को ना मैं जान पाऊंगा। अब आपके घर में कितना पैसा रखा हुआ है इससे मुझे क्या मतलब? अगर आप मेरे पास लोन लेने आइएगा तो जो आपका एबिलिटी है, जो आपका स्टेटस है मेरे बैंक में, मैं उसके आधार पर आपको लोन दूंगा। ठीक है? आप चाहे कितना भी ब्लैक मनी अपने पास रखिए, उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो चाहेगा तो वो भी लोन ले सकता है, बट वो वहां पे ये नहीं शो करेगा कि मेरे पास बहुत सारा ब्लैक मनी। चलिए आगे, और किसी को क्वेश्चन है तो बताइए। अदिति का क्वेश्चन सॉल्व, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, किसका क्वेश्चन है? प्रियम राज। प्रियम राज आपका क्वेश्चन है ये। मैंने बताया था कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था। अगर आपको फिर देखना है तो कोई बात नहीं, बैक कर देते हैं। देखिए, ये रहा आपका डिफरेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ, वही क्रेडिट के लिए ही हो गया। ये आपके 5 पॉइंट है आपके फॉर्मल सेक्टर के, और ये 5 पॉइंट नीचे आपके इनफॉर्मल सेक्टर के। लीजिए, आप यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर फॉर क्रेडिट। आप वो यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? और किसी का कोई क्वेश्चन है? सबका क्लियर है? तो एक आपका जो कमिंग एग्जाम है चैप्टर 3 से तो आएगा ही, चैप्टर 3 तो आपका हो गया है।
तो इसलिए चैप्टर 3 से जो क्वेश्चन होगा वो तो छूटना नहीं चाहिए आप लोग का, और चैप्टर 4 से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मे बी वो छूट, अगर आप लोग पढ़ पहले ही ऑलरेडी, ये तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, आप लोग का क्लास में तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि कमिंग एग्जामिनेशन जो आप लोग का संडे टेस्ट होगा उसमें आपका दोनों चैप्टर शायद आएगा, वो आप लोग को सिलेबस मिल जाएगा कल तक, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। क्लियर है? ओके क्लास, तो अब आज हम लोग का क्लास इतना ही रहने देते हैं। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग बिकॉज वी हैव ओनली फ्यू सेकंड लेफ्ट। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलो, ओके, थैंक यू क्लास।